वेलकम टू अन अकेडमी। स्वागत है आप सबका अन अकेडमी पे। आई होप आप सब ठीक होंगे और इंडिया की लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं सुहेल तुर्की आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पे बात करेंगे। विश्व के इतिहास की फ्रांस की क्रांति का प्रभाव भी देखेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से फ्रांस की क्रांति जो है यूरोप के अंदर होती है और क्या क्या प्रभाव उसके दूसरे देशों पे पड़े थे। अगर आप चेक करेंगे ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज्यादा डिस्कस किया हुआ जो रेवोल्यूशन है थ्रू आउट द, अगर आप यूरोप की बात करेंगे और विश्व के अंदर जो सबसे ज्यादा जिसके ऊपर सबसे ज्यादा जो है लोगों ने पढ़ा वो फ्रांस की क्रांति थी। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन था। बेसिकली उसके पीछे कुछ रीजंस हैं। सबसे पहले ये है कि फ्रांस की क्रांति की वजह से बाकी के देश भी, बहुत सारा बाकी के देश भी जो है आजाद हुए। इस फ्रांस की क्रांति का प्रभाव हमारे देश के ऊपर भी पड़ा। आज इस वीडियो के अंदर वो सारी चीजें देखेंगे। उम्मीद है कि आपको कंटेंट बहुत अच्छा लगेगा। मेनली मेरा कोशिश रहती है कि आप कंटेंट जो है वो किस तरीके से हम यूज करते हैं। इस पूरी वीडियो के अंदर जो कंटेंट यूज हुआ है वो क्लास 9 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर फर्स्ट का यूज हुआ है, क्लास 10 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 और उसके बाद अर्जुन देव की बुक जो है वर्ल्ड हिस्ट्री की जो है उसमें से लिया गया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि अगर आप मेरे किसी भी कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं, आप यूज कर सकते हैं मेरा कोड सुहेल 10। यहाँ पे आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ पढ़ने का मौका मिलेगा। और अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है या पर अभी तक आप अनअकैडमी पे नए हैं तो प्लीज आप सर्च कर सकते हैं सुहेल तुर्की। और आप मेरे टेलीग्राम के ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं यूपीएससी मेंटोर, और फॉलो कर सकते हैं यूपीएससी मेंटोर का यूट्यूब चैनल। ये यूट्यूब चैनल जो है मैं पर डे सुबह मॉर्निंग में इसमें करंट अफेयर्स की क्लासेस लेता हूँ। फ्लैश जिसको कहते हैं हम लोग, एक न्यूज लेते हैं उसको पूरा ब्रीफली डिस्क्राइब किया जाता है। ये बाइलिंगुअल है यानी कि दोनों लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है। और यूपीएससी मेंटोर के टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोगों को बाकी की पीडीएफ भी मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी 4 in 1 ऑफर। यहाँ पे आपको प्रिंटेड नोट्स, मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर अपनी ड्रीम के लिए, यदि काफी सारे बच्चे जो है वो एक बार पे नहीं कर पाते, और 10% ऑफ डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप यूज कर रहे हैं मेरा कोड सुहेल 10। सो अप्लाई दिस कोड फॉर एनी कोर्सेज। वन सब्सक्रिप्शन टू क्रैक इट ऑल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और तब जब बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही हो पेंडेमिक से वो अनअकैडमी की तरफ से आप 57,500 रुपीज में अपना ऑप्शनल भी और बाकी की भी जीएस की क्लासेस पूरी कर सकते हैं, यानी कि GS1, GS2, GS3 और GS4। और उसके बाद अगर आप 2 इयर्स के लिए जाना चाहते हैं जिसमें एनसीईआरटी इंक्लूड है, वो आप ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा ऑफर है, मैं चाहूंगा कि आप सब इसमें जुड़े। इसके साथ साथ आपको उन लोगों के साथ भी मिलने का मौका मिलेगा जिन्होंने एग्जाम को क्रैक किया है, किस तरीके की उनकी पढ़ाई रही, कैसे वो इंटरव्यू तक पहुंचे। और प्लस सब्सक्रिप्शन में आप सब जानते हैं कि लाइव क्लासेस रहेंगी आपकी, वीकली टेस्ट रहेंगे, स्टडी प्लान, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट की गाइडलाइंस, पर्सनल गाइडेंस बेसिकली जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पे मेरा कोड यूज कर सकते हैं सुहेल 10। और जो नए कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं वो 19 मई को ही लॉन्च हो रहे हैं। और उसके साथ साथ जो मेरा कोर्स लॉन्च हो रहा है फ्री टेस्ट सीरीज में भी आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं सुहेल 10, और आप इसमें भी जुड़ सकते हैं। इंडिया बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट हर दिन संडे को होता है, तो मैं यही चाहूंगा कि आप सारे बच्चे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करें। और ये स्कॉलरशिप है जिसमें 1 to 3 रैंक जो है वो फ्री आपको जो है सब्सक्रिप्शन मिलती है। ये मेरा कोर्स है जो स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम द 2 जून। और 2 ईयर बैच के लिए भी जो कोर्स है वो स्टार्ट हो रहा है। आज हम फ्रांस की क्रांति की बात करेंगे जो 1789 में स्टार्ट हुई, बेसिकली फ्रांस की क्रांति। इस क्रांति के अंदर आप सब जानते हैं कि फ्रांस ने तो अपने आप को बदला ही बदला, लेकिन फ्रांस के साथ साथ आप जानते हैं कि बाकी के देश भी बदले। फ्रांस की क्रांति क्यों हुई, कारण बहुत ज्यादा हैं। हम लुइस 16 के बारे में पढ़ते हैं या हम जानते हैं कि किस तरीके से वहाँ के लोगों को जो समाज था वो बट चुका था, अलग अलग समाज यानी बटा हुआ था, क्लास 1, क्लास 2, स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये जो उस समय ये फ्रांस की क्रांति हुई, बेसिकली इस फ्रांस की क्रांति को लाने के पीछे पीजेंट लोगों का बहुत बड़ा हाथ था। पीजेंट लोगों ने बहुत मेहनत की और किसी तरीके से अपने देश को
अब मोनार्की सिस्टम को खत्म किया। ये वो सिस्टम था जिसकी वजह से बहुत सारे देशों को दिक्कत होती हो रही थी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग अब आजाद होंगे और एक ऐसा देश बनाएंगे जिस देश के अंदर एक लोकतंत्र होगा, जहां पे हर किसी को राइट दिए जाएंगे, हर कोई अपने तरीके से जिएगा। उसके ऊपर ये लड़ाई होती है। इस लड़ाई को कम से कम 10 साल लगे, लेकिन फिर भी हालात नहीं सुधरते, क्योंकि आप देखेंगे तो फ्रांस की क्रांति क्रांति में बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स है। अप्स एंड डाउन्स के रीजन भी हो सकते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो फ्रांस की पूरी क्रांति को हम 3 भागों में बांट देते हैं, यानी कि इसके 3 हिस्से कर दिए जाते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे, और फिर अगर हम फ्रांस की क्रांति को ब्रीफली डिस्क्राइब करने की कोशिश, फ्रांस की क्रांति की विभिन्न चरणों से होते हुए अपने मुकाम तक पहुंचा। ये जो है वेरियस स्टेज जिसे हम कहते हैं। प्रथम चरण जो था वो 1789 से 1792 तक चला, जिसमें ये डिमांड की गई थी कि किसी तरीके से फ्रांस के अंदर संवैधानिक जो है राजतंत्र को चरण हो, यानी कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम लाया जाए। बहुत ज्यादा डिमांड थी। 1792 से लेके 1794 तक, यानी द्वितीय चरण, यानी कि इसमें फेज 2 में एक ऐसा डिमांड की गई, स्टेज लाया गया कि यहाँ पे गणतंत्र का चरण हो, यानी कि रिपब्लिकन टाइप ऑफ मिलिटेंट रिपब्लिकनिज्म जिसे कहा जाता है। फिर कुछ समय के बाद लोगों को लगा कि नहीं, और हमें बदलाव लाने की जरूरत है। तो इसका तृतीय चरण जो हुआ वो 1794 से लेके 1799 तक चलता रहा। और इस स्टेज में ज्यादातर बात यह की गई कि हम लोगों को उदार गणतंत्र की जरूरत है। तो आप अब जब इस फ्रांस की क्रांति को देखते हो, तो इसमें आपको सारा कुछ मिलता है जो लोगों की आज भी डिमांड है। यानी आज भी लोग जो मांगने की कोशिश कर रहे हैं वो यही है कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल रूल हो, यहाँ पे रिपब्लिकिज्म हो, यहाँ पे हम लोगों का लिबरल टाइप का सब कुछ हो। और फिर एक जो चौथा चरण आता है, ये 1799 से लेके 1814 तक, क्योंकि नेपोलियन आ चुके थे। इसको तानाशाही जो है, एवा हम लोग ये कह सकते हैं डिक्टेटोरियल और इंपीरियलिस्टिक फेज जो है, इसको खत्म किया गया। तो आप अब खुद देखें कि क्यों हम फ्रांस की क्रांति को इतना ज्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं या इसको समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली इस क्रांति के अंदर जो डिमांड थी वो बहुत अलग तरीके की डिमांड थी। ऐसा अगर हम इतिहास में देखें तो इस टाइप का हम लोगों को कोई और क्रांति देखने को नहीं मिलती है। बहुत ही बढ़िया। और मुझे तो ये लगता है कि जिसने फ्रांस की क्रांति को नहीं समझा वो विश्व के किसी भी इतिहास को नहीं समझ सकता। इवन वो भारत के इतिहास को भी प्रॉपर प्रॉपर तरीके से नहीं समझ सकता। कारण उसके पीछे है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं समझ में आया, जिसको रिपब्लिक समझ में नहीं आया, जिसको लिबरलिज्म समझ नहीं आया, उसके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तो मैं चाहूंगा कि इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को ये सब कुछ पता चले। ये वो समय था जब हम फ्रांस की बात करते हैं तो 18वीं शताब्दी की बात है, 18th सेंचुरी की मैं बात कर रहा हूँ। फ्रांस की क्रांति हुई। अब फ्रांस जो है वो अपने आप को आजाद करना चाहता था। पहले जरा ये सुन लीजिएगा फ्रांस में दिक्कत क्या थी। फ्रांस बेसिकली उस समय एक राजा के अंदर था, और इस राजा का नाम सुई लुइस 16 था। इस राजा के द्वारा बार बार जो है जो छोटी क्लासेस हुआ करती थी, यानी कि गरीब किसान वगैरह होते थे, उन पे कर लगाया जाता था। अब ऑलरेडी इन लोगों के पास पैसा होता भी नहीं था, राजा इनको फिर भी कहता था कि आपको ये कर देना ही देना। अब सवाल ये बनता है कि जब आपके पास कुछ पैसा नहीं है, जब आपके पास कुछ भी नहीं है, तो किस तरीके से वो आप लोगों को ये पैसा दें। समझिएगा मेरी बात। अब फ्रांस की इस क्रांति को पूरे विश्व में, जो अगर आप देखेंगे, पूरे विश्व में फैला दिया गया। वाइड स्प्रेड हम कहते हैं कि पूरी तरीके से हो गया। और इसने पूरे विश्व को बदला है। खाली अपने देश को नहीं, पूरे, मैंने पहले भी कहा था कि फ्रांस की क्रांति की वजह से सिर्फ फ्रांस को ही नहीं, पूरे जो देश थे वो बदल गए। और इन देशों को बदलने के लिए इन लोगों ने बहुत काम भी किया। और उसके पीछे सबसे बड़ा काम ये था कि जब ये 18वीं सदी में फैल रहा था तो लोगों को बोलने का हक नहीं हुआ करता था। एक समानता, जो इक्वालिटी की बात है, कि स्वतंत्र नहीं थे, बोलने का अधिकार नहीं हुआ। आपको आपको एक इक्वालिटी नहीं मिल रही है। आप लोगों की जो भेदभाव है वो ज्यादा बढ़ चुके थे। तो इस रेवोल्यूशन, इस क्रांति की वजह से विश्व के अंदर रेवोल्यूशन जो फैला, इसने देश को एक कर दिया। और इस रेवोल्यूशन की वजह से फिर बाकी के देशों ने भी इसी तरीके की डिमांड करना शुरू कर दी कि अगर फ्रांस आजाद हो सकता है, भाई इतना सारा चीजें मांग सकते हैं, हम लोगों को भी चाहिए। अब यहाँ पे जब फ्रांस की क्रांति हम पढ़ते हैं तो फ्रांस की क्रांति के कारण क्या थे।
कारण हम लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए यूपीएससी आपसे पूछेगा कि बताइए क्यों हुआ? किस लिए हुआ? कोई कारण तो होगा कि ऐसे ही फ्रांस की क्रांति ऐसे तो नहीं होती। तो इसके पीछे फैक्टर्स थे। अगर हम बात करें 1789 की जब हम बात करते हैं तो फ्रांस की क्रांति की जो प्रमुख कारण थे, ये पहले से ही तैयार हो चुके थे। ऐसा नहीं है कि फ्रांस एक दिन उठा और दूसरे दिन इसके ऊपर रिवोल्ट कर दिया या क्रांति कर दी। तो इसके कुछ मूल्य कारण भी हैं, कुछ तत्कालीन राजनीतिक कारण भी हैं और फ्रांस के अंदर जो है समाजी तौर पे, आर्थिक तौर पे और राजनीतिक तौर पे जो है लोगों के कुछ कारण थे और अमेरिका का जो है युद्ध जो है वो छिड़ गया। दिस रेवोल्यूशन टू बी वेरी क्लोज एंड फिर इतने तेजी से ये बढ़ा कि फिर इसने अपने साथ जितने लोगों को डुबोना था वो डुबो के लेके गया। अब देखिएगा यहाँ पे कि राजनीतिक कारण क्या थे सर? राजनीतिक कारणों की अगर बात करें इस क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं, जिनके ऊपर सबसे ज्यादा यूपीएससी पूछता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि सर निरंकुश राजशाह यानी कि जो हमारे यहाँ पे मोनार्की सिस्टम था, राजशाही में क्या होता है कि आपको बोलने का हक नहीं होता है। यूरोप के अन्य देशों के अंदर भी जैसे उस समय की बात कर 1789 की बात हो रही है। यूरोप में अन्य देशों के समान फ्रांस में भी एक राजशाही चलता था, राजतंत्र ही चलता था। राजा के ही हाथों में सारी शक्ति हुआ करती थी, सारा कुछ पावर उसी के हाथ में होता था और किंग जो होता था उसको वो अपने आप को भगवान के निकट यानी कि ईश्वर का ही रूप ही समझता था। ऐसे मान लीजिए कहता था कि भई अगर भगवान को खुश करना है तो मुझे खुश कर लीजिए। और इस तरीके से ये जो हिज विल वाज लाइक कि हम किसी तरीके से फ्रांस जितना भी था वो बॉर्बन डायनेस्टी के अंदर था। उस समय एक वहां पे वंश हुआ करता था बॉर्बन वंश। वो ही सबको चलाते थे और वो कहते थे कि मैं ही राजा हूँ, मैं ही यहाँ का पूरी तरीके से देखभाल करने वाला हूँ। सो लुइस 16 जो है मेरी ही इच्छा जो है, मेरा जो इच्छा होगी वही मेरा कानून है, कि जो मैं चाहता हूँ वही होके रहेगा, उसको आप बदल नहीं सकते हो। ये लुईस 16 का कहना है। यानी वो अपने आप को भगवान के सामने भी समझ रहे हैं, ही इज सेइंग दैट माय विल इज दैट माय लॉ, लाइक जो मैं कहूँगा वो कानून बन जाएगा और आपको मानना पड़ेगा, उसको आप बदल नहीं सकते। अब इस सिस्टम के अंदर अगर आप देखेंगे जब ये सिस्टम इस तरीके के सिस्टम चलते हैं, तो क्राइम जो होते हैं, जो आपके यहाँ पे अपराध वगैरह जो हैं, क्राइम वायलेट कमांड ऑफ द किंग, तो उसके कारण भी हमें ये इट वाज़ अ क्राइम टू वायलेट द कमांड ऑफ द किंग। तो अगर आप बादशाह की बात को नहीं मानते हो, उसकी विश को, उसकी इच्छा को पूरा नहीं करते हो, तो भाई आपको एक अपराधी घोषित कर दिया जाता है। आपके ऊपर वो कानून लागू कर दिए जाते हैं जो आपने कभी सोचे नहीं होते, क्योंकि ये लोकतंत्र तो नहीं था। तो फ्रांस के लोगों को लगा कि भाई ये तो इससे बेहतर है कि हम लोग कहीं और चले जाएँ ऐसे ऐसे इस तरीके के बॉर्बन डायनेस्टी के साथ रहने से। तो राजा देखिएगा कि अपनी जीवन जीने के लिए बड़ा मस्त तरीके से, कोई टेंशन नहीं है, एक ऐसी फ्रांस के राज दरबार में बैठ के आराम से बैठना है, बाकी जनता का क्या हो रहा है कोई लेना-देना नहीं है। और पैसा जो है अपने खर्च के लिए जितना भी खर्च कर सकते हो, एन्जॉयमेंट करनी है, आपको घूमना है, फिरना है, अपने मतलब आनंद लेने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं। लोगों का पैसा आप अपनी एंटरटेनमेंट के लिए, अपने प्रेम के लिए, अपने अपनी खुशियों के लिए चीज़ें, लेकिन गरीबों का क्या हाल है, वो उसको पता नहीं होता था। और ये खाली फ्रांस की भी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप देखेंगे तो जहाँ-जहाँ पे भी राजतंत्र होगा, वो इसी तरीके से होता है। और बोलने वाला कोई नहीं है, तो भाई आप तो वैसे भी, और करप्शन जो है, भ्रष्टाचार तो बढ़ वैसे भी बढ़ेगा। उसके पीछे क्या है कि राजा के सलाहकार जो होते थे उस समय, एडवाइजरी जो होते थे, बोलने वाले ऑफिशियल जिनको उनके निकट रहते थे, वो सीधे करप्ट होते थे। उनको कोई लेना-देना नहीं था, क्योंकि राजा जब किसी की नहीं सुन रहा है तो कोई आके बोल भी देगा कि राजा तुम्हारा ये बंदा जो है करप्शन कर रहा है, अपराधी है ये, या ये जो हमसे पैसे ले रहा है, तुम इसके ऊपर भ्रष्टाचार जो हो रहा है, तो कोई पूछने वाला नहीं है। तो आप इस राजतंत्र के अंदर इस तरीके की चीज़ें देखते हैं। तो राजा के प्रमुख जो भी बड़े-बड़े उस समय किंग जो होता था, किंग की पोज़ीशन जो मिलती थी और वो खुद ही जो है अपॉइंट करता था किस-किस को अपॉइंट करना है, और सारे लोग जो है वो लूटने में लग गए। अब फ्रांस की हालत जो है वो दिन से दिन जो है बदतर हो रही थी। अब ये वो समय था कि लोगों को कोई कदम उठाने नहीं, ये कारण है कि फ्रांस की क्रांति क्यों हुई। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ी फ्रांस की प्रशासन जो था, इसके अंदर आपको प्रशासन व्यवस्था के अंदर आपको एक बड़ी जो प्रॉब्लम थी, जो वीक था, वो ये था कि प्रशासन की सारी शक्तियाँ राजा के हाथों में होती थी।
अब आप आज भी जानते हैं कि अगर हम लोग किसी तरीके से आ, ये नोटिस भी किया होगा आपने कि अगर किसी प्राइम मिनिस्टर की बात कर लें या प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट की बात कर लें, डिसेंट्रलाइजेशन जब तक नहीं होगा, यानी कि पावर को आपने बांटना पड़ेगा। आप एक के हाथ में पावर रखेंगे तो भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी। और बहुत दिक्कत ये हो जाएगी कि आपको ये लगेगा कि आप ही राजतंत्र में हैं, आप एक बहुत बड़े डिक्टेटर बन जाएंगे। तो यहाँ पे भी हमें वही सिस्टम देखने को मिला कि राजा अपना पावर किसी को देना ही नहीं चाहता था। और फ्रांस का जो ये एक प्रशासनिक तौर पे एक रूपता जो हमें देखने को मिलती है, डिफरेंट कानून जो है प्रिविलेंट हो जाते थे। अलग अलग जगहों पे अलग अलग कानून, अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग कानून, एक कानून नहीं होता था। यानी जुडिशियल सिस्टम हो गया, यानी अलग अलग कानून जो है चलते थे। माप तोल की जो प्रणाली थी वो भी अलग थी। न्याय जो दिया जाता था वो भी अलग तरीके से दिया जाता था। तो वो लोग बहुत कंफ्यूज थे कि एक देश के अंदर कितने कानून चलेंगे। ये इसकी वीकनेस देखने को मिली। अब देखिएगा इसका कि जब हम वीकनेस की बात करते हैं तो न्याय के अंदर भी जो सिस्टम था वो भी बड़ा वीक था। बहुत ही जुडिशियल सिस्टम जो था उस समय, कहा जाता है न्याय जो व्यवस्था थी वो बहुत ही महंगी थी। छोटे छोटे मुकदमों में भी यानी थोड़े थोड़े मुकदमे भी होते थे, उन पे धन खर्च होता था, यानी कि पैसे खर्च किए जाते थे। एक्सेस मनी वाज आल्सो स्पेंड ऑन द केस। कोई भी पर्सन जो है अरेस्ट कर दिया जाता था, उसको फिर बोला जाता था कि आ जाओ, तुम्हारे ऊपर जो है ये कानून चल रहा है। और अपर क्लास के लोग जो है वो जो अपर क्लास, बड़े क्लास वाज पनिशड लेस फॉर द क्राइम। और जो बड़े बड़े लोग होते थे वो अगर कोई क्राइम कर भी दे देते तो चल जाता था, बोला यार इनको पूछने की जरूरत नहीं है, ये तो राजा के बहुत निकट रहते। बट जो वो बेचारे गरीब लोग होते थे, अगर वो कोई गलती कर देते थे तो उनको खींच के लाया जाता था कि राजा बुला रहा है। उसके बाद यहाँ पे पर्सनल फ्रीडम तो थी ही नहीं, बोलने का तो हक वैसे भी खींच ही चुका था कि फ्रांस की राजनीति के अंदर अगर आपने गलती से राजा के खिलाफ कुछ बोल दिया या प्रशासन के खिलाफ कुछ बोल दिया तो आपकी आवाज को छीन लिया जाता था। स्पीच या राइटिंग में कुछ भी आप लिख नहीं सकते थे, आप लिख के या लिखने के माध्यम से या आवाज उठा नहीं सकते थे। आप खुद सोचिए, इतने 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 खतरनाक कानून कंट्रोल आपको करके रखा हुआ था। यानी आप लिख भी नहीं सकते या बोल नहीं सकते, तो एक कठोर टाइप का इस तरीके से बना दिया था कि आपको लगता था कि आप दुनिया में आपको कोई सुनने वाला नहीं है। किंग जो है वो अरेस्ट कर सकता था आपको विदाउट आपको पूछने के बिना, आपके ऊपर वारंट निकल सकता था, गिरफ्तार दंडनीय अपराध हो जाता था। तो यहाँ पे धार्मिक स्वतंत्र भी नहीं थी, यानी कि आपको रिलीजियस का भी कोई भी फ्रीडम वगैरह नहीं थी। तो भाई जब आप इतनी चीजें किसी को नहीं दे रहे हैं तो फिर आपके ऊपर जो है वो हमला ही होना है। यहाँ पे सामाजिक कारण भी देखने को मिले कि किस तरीके से फ्रांस के अंदर जो है सामाजिक तौर पे हम अगर हम बात करें, और सामाजिक तौर पे ये देखा गया कि फ्रांस के अंदर प्रत्येक वर्ग की जो स्थिति थी, क्लासेस जो थी, जो समाज बनाया गया था वो डिफरेंट डिफरेंट डिफाइन किया गया था, यानी कि उसको डिवाइड कर दिया गया था, अलग अलग जो है डिवीजन कर दिया गया था। डिवीजन जरा देख लीजिए क्या था। सबसे बड़ी बात तो है समाज पूरी तरीके से तीन वर्गों में डिवाइड किया गया। सोसाइटी जो पूरी समाज जो है वो तीन स्टेट्स में डिवाइड किया गया था। विभाजित करके उसको क्या कर दिया गया था कि जो ऊपर वाली क्लास थी, कुछ सब क्लासेस थी। फर्स्ट क्लास को क्लर्जी कहा जाता था। पहले वर्ग जो तथा दूसरे वर्ग के जो कुलीन थे और वो हमेशा अपनी जिंदगी बड़े अच्छे से ही बिता लेते थे। और सेकंड क्लास जो है वो नोबल्स उनको कहा जाता था। और जो थर्ड क्लास के होते थे वो आपके बेचारे छोटे मोटे पीजेंट वगैरह होते थे। समाज के अन्य प्रकार के जो लोग होते थे वो तीसरे वर्ग में रहते थे। अब संख्या में अगर हम देखें तो ऊपर की दो की संख्या बहुत कम होती थी और नीचे की संख्या जो है वो बहुत ज्यादा होती थी। लेकिन रूल ऊपर वालों का ही चलता था। इन किस्सों को दे दे डिड नॉट हैव टू पे द टैक्स। इवन तो ऊपर वाली क्लासेस होती है उनको कर भी देने की जरूरत नहीं थी। अब भाई सोचें, जो पैसे, जिसके पास पैसे हैं उसको कर नहीं देना है, जिसके पास पैसा नहीं है उसको कर देना पड़ता था। और स्थिति जो है दिन से दिन बिगड़ रही थी। इसके विपरीत किसानों की सामाजिक स्थिति अगर हम चेक करें, और उनके ऊपर जो करों का बोझ था वो अधिक होने लगा। इन सब कारणों के कारण समाज में एक विरोध सा बनने लगा। और इसके पनपते ही लोगों ने एक विद्रोह कर दिया कि लुईस 16 से हम लोगों को आजादी चाहिए। अगर आप देखेंगे तो लुईस 16 का जब हम पूरा कार्यकाल देखते हैं तो इसमें आर्थिक कारण भी एक बड़ा रीजन था। अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से जो है एक कह सकते हैं कि अ, विलंबित हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी।
क्योंकि फ्रांस की अर्थव्यवस्था की जो हालत थी वो इसलिए भी कुछ डिफरेंस हमें देखने को, इनकम जो थी और पर्सनल इनकम जो थी, यानी कि राज्य की आय जो होती है, खुद की जो है स्टेट की पैसे जो होते हैं, और राजा की जो व्यक्तिगत जो उनके आय में अंतर नहीं था। किसी स्तर में कितने धन आना है, कितना खर्च होना है, कोई पता नहीं है, कितना पैसा आया, कितना गया, कोई मतलब आप समझ नहीं पा रहे थे, आप परेशान थे कि पैसा ज्यादा कहाँ है। फिर उसके बाद डिफेक्टिव टैक्स सिस्टम, आपने जो कर लगाया है, कर व्यवस्था जो है वो बिल्कुल खराब थी। फ्रांस के अगर सिस्टम को हम देखें, फॉल्टी सिस्टम देखता है, फ्रांस का कर प्रणाली जो है वो पूरी तरीके से फ्लॉप था। ऊपर के समाज के जो लोगों को है वो टैक्स देना ही नहीं पड़ता था, नीचे वाले समाजों को यानी किसानों के ऊपर लगाया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि फ्रांस में जो पादरी पूजा करते थे, उनको जो है बड़ी सब कुछ फैसिलिटीज मिल जाती थी। कुलीन युग के जो लोग होते थे और जनता मतलब आदि वगैरह ले लें, एक ऐसी व्यवस्था में उनको मतलब तंग किया जाता था, नोबल वॉर के लिए भेजा जाता था, उनको बाउंडेड रखा जाता था, ज्यादा काम करा के पैसे दिए ही नहीं जाते थे। और व्यापारिक तौर पे भी अगर देखें, ट्रेड एंड बिजनेस बैरियर्स थे, व्यापारिक जो व्यापार वगैरह करते थे उनके प्रकार भी जो है रिस्ट्रिक्शन थी, उनको काम करने की इजाजत ही नहीं थी। उनको ट्रेड पे इम्पोज किया जाता था कि उन्हें प्रत्येक प्रांत, जिला या शहर और सन विभिन्न प्रकार का जो है दंड पड़ता था। ये आपको टैक्स देना पड़ेगा, आप जब भी कोई काम करेंगे तो आप पहले राजा से पूछेंगे। इस बुरे प्रभाव से फ्रांस की अर्थव्यवस्था पे बहुत असर पड़ा, और फिर लोगों को लगा कि यार एक ही तो चीज रहती है, अब विद्रोह कर दिया जाए और इसको खत्म कर दिया जाए। अब देखिएगा ये सारा लुइस 16 कर रहे हैं। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट, बेकारी एक ऐसी समस्या होती है जो हर एक विद्रोह को जन्म देती है। बेकारी की समस्या में तो आज भी देखिए पूरे विश्व के अंदर है। बेकारी की समस्या ने भी आर्थिक स्थिति को खराब कर दिया, इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ज्यादा बुरी बना दी। उसके बाद इंडस्ट्री यानी औद्योगिकरण के कारण घरेलू जो काम हुआ करते थे, बिजनेस डोमेस्टिक जो इंडस्ट्री वो बंद हो गई, यानी घरेलू काम जो है वो सारे खत्म हो गए, क्योंकि बाहर से माल आने लगा। जो लोग कल तक हाथों का काम जानते थे या फिर लेबर वगैरह होते थे, वो यूजलेस हो गए, उनका कोई काम ही नहीं रहा। सो यहाँ पे भी एक चीज देखने को मिली कि लोगों ने इनके खिलाफ जो है विद्रोह कर दिया। अब फ्रांस की एक और प्रॉब्लम जो थी, सैनिकों का पूरी तरीके से वो डिसकॉन्टेंट हो चुके थे, थक चुके थे, और उनको भी पता नहीं चलता था। फ्रांस के सैनिक वर्ग जो होता, फ्रेंच मिलिट्री क्लास जो है, वो फार्मर वगैरह ही होते थे। वो बहुत ही ज्यादा जो है मतलब उन्हें नियमित वेतन नहीं मिलता था, कि उनको पैसा ही उतना नहीं मिलता था कि वो किसके लिए लड़े। और क्रांति के समय सैनिकों को बहुत दिनों से वेतन बकाया था, जो उनको वॉर के टाइम पे यूज किया, बोला कि राजा ने आज दूंगा, कल दूंगा, कल दूंगा, तो भाई फिर विद्रोह हो जाएगा। सैनिकों का ये बोझ जो है वो सह भी नहीं पाया, और जैसे सैनिकों का अपना खर्चा हो गया, खाने पीने की चीजें हो गई। सो इस तरह हमें पता चलता है कि क्यों फ्रांस की क्रांति हुई, कारण क्या है। तो ये कारण आपको कहीं ना कहीं बाकी के जो भारत के अंदर भी युद्ध हुए और उनमें भी हमें सेम लगता है। जैसे भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के विपरीत जो अब ये सारी चीजें हो रही थी, और फिर उन लोगों ने भी हमें 1857 की क्रांति के अंदर ये सब कुछ किया, तो हमें यही कारण उस समय भी लगे कि किस तरीके से भारत में भी और पूरे विश्व के अंदर। अब इंटेलेक्चुअल फैक्टर भी है। इंटेलेक्चुअल फैक्टर एक ये है कि फ्रांस में बहुत सारे बड़े बड़े फिलोसफर पैदा हो गए। अब राइटर जो थे उन्होंने राजा को अटैक करना शुरू कर दिया, बोला कि बाबा ये गलत इंसान है। जनता को उनको जागरूक किया उन्होंने अपने आइडियाज, अपनी हाथों से लिखी हुई चीजों से। जैसे आपको याद होगा कि एक बहुत बड़े बड़े नाम हुआ करते थे, प्लेटो हो गया, एरिस्टोटल हो गया, मेंटिक्यू हो गया, वॉल्टियर हो गया, रुस्सो हो गया, ये सारे फिलोसफर्स ने एक शॉक दे दिया, एक लिख के दिया कि यार आप लोगों को किस तरीके से अपना जीवन जीना है, एकता क्या होती है, लिबर्टी क्या होती है, समानता क्या होती है। तो लोगों ने पढ़ना शुरू किया, और उनके पढ़ने की वजह से भी एक प्रभाव पड़ा कि फ्रांस की क्रांति हुई। और इस फ्रांस की क्रांति में पूरी तरीके से जो है लुइस 16 को हटा दिया गया, और एक ऐसा राज्य बनाया गया। फिर उसके बाद नेपोलियन आएंगे। उसके बाद अगर आप देखेंगे इफेक्ट ऑफ फॉरेनर इवेंट्स, फ्रांस को कुछ तो अपनी चीजों ने भी खराब किया, कुछ बाहर की चीजें भी थी। फ्रांस चाहता था कि पूरे विश्व के अंदर जो है उसी का दबदबा बना रहे। अब यहाँ पे एक ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ था इंग्लैंड में 1688 में, याद है, फ्रांस की क्रांति के पूर्व ही 1688 में इंग्लैंड में एक गौरव यानी कि अपने आपको दिखाने के लिए क्रांति हो चुकी थी। तो इसमें रिजल्ट ये आया कि
एबॉलिशन कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। इंग्लैंड में निरंकुश एवं पूरी तरीके से एटोक्रेसी रूल जो है इंग्लैंड में प्रोटेक्शन कर दी गई, सिविल राइट ऑफ पीपल, लोगों को थोड़े से अधिकार भी दिए गए। तो फ्रांस की इनका भी इम्पैक्ट पड़ा। उसके बाद आपको याद है कि अमेरिका की क्रांति हुई और अमेरिका में लोग आजाद हो गए, तो उसका भी आर्थिक तौर पे, बाकी सारी चीजों पे लोगों ने कहा कि भाई अमेरिका के लोगों को आजादी मिल गई तो हमें भी दे दो। फ्रांस के जो सोल्जर होते थे उन्होंने भी युद्ध के अंदर अमेरिका की तरफ से ही इसमें संघर्ष में भाग लिया था। तो युद्ध के बाद जब सैनिक जो है और जैसे ही सैनिक आजाद होते हैं वॉलेंटरली जो होते हैं, उनको रियलाइज हुआ कि यार हम लोगों को भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। उनको ये लगा कि हम लोगों को इक्वालिटी चाहिए, हम भी फाइट कर सकते हैं, हम भी। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पूरा फ्रांस के अंदर जो ये चीजें जो पनपी, इनका कहीं ना कहीं बाहर की जो युद्ध हुए, अमेरिका का युद्ध हो गया या बाकी के युद्ध हुए या इंग्लैंड का युद्ध हुआ, उसके प्रभाव भी फ्रांस के ऊपर है। और फ्रांस की क्रांति के प्रभाव फिर पूरे देशों के ऊपर पड़े, क्योंकि वो फ्रांस आजाद होगा तो फ्रांस खाली अपने आप को आजाद नहीं करेगा, फ्रांस को पूरे देशों को आजाद करे। ये युद्ध इसीलिए सबसे ज्यादा पॉपुलर भी है। कारण यही है कि इस युद्ध के अंदर वो सारा कुछ हुआ, लोगों की डिमांड, लोगों का सोच, लोगों के विचार, हर चीज को बदला गया, हर चीज को। और फिर आपको पता चलता है कि इसके कुछ तत्कालीन कारण भी। अब तत्कालीन कारण अब देखेंगे कि अचानक क्या हो गया, रात को लोग उठे और सुबह जो है रिवोल्ट कर दिया। तो फ्रांस में आपको याद होगा कि बहुत ज्यादा इंस्पाइट जो हालात थे वो कुछ सही नहीं चल रहे थे। अब हालात ऐसे हो गए थे कि क्रांति नहीं होती तो, अगर शासन का, क्रांति वैसे होनी नहीं थी, शासन ने जो प्रशासन जो वहां की थी और लुइस 16 जो थे उन्होंने हालात कुछ इस तरीके से बना दिए। एक अगर ये नहीं, अगर एक बागडोर जो है पूरी राजा ने अपने हाथ में रखी है, लुइस जो है वो सिर्फ अपने लिए सिर्फ काम करता है। लुइस 16 जो है वो 1774 और छोटी सी उम्र थी, 20 साल की उम्र वायु में जो है, 20 साल की आयु में अगर कोई राजा बन जाता है तो बाबा आप खुद सोच सकते हो कि उसकी हालात क्या हो सकती हैं। तो प्रशासन को पूरा कंट्रोल कर रहा है, उसके पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था, अनुभव भी नहीं था, वो प्रशासन चलाने में असमर्थ रहे और पूरी तरीके से पूरी प्रशासन खत्म हो गई और सारा पैसा इधर उधर खर्च करता रहा और समझ में नहीं आया। और ये उस समय फ्रांस में आर्थिक संकट छाया, गरीब जनता के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, ब्रेड यानी रोटी खाने का कुछ इंतजाम नहीं था। तो फिर लोगों को लगा कि भाई अब हमारे पास एक ही कारण बचता है, अब हमें बढ़ चढ़कर फ्रांस की क्रांति करनी पड़ेगी, और यही इमीडिएट यानी तत्कालीन। लेकिन हमेशा जब भी कोई क्रांति होती है, हम हमेशा ये काम करते हैं कि तत्कालीन कारण से ज्यादा वो कारण थे जो मैंने इससे पहले पढ़ाए, यानी सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, पॉलिटिकल कारण जो भी रहे, वो मेन रहते हैं कि उन्हीं की वजह से ये पूरी तरीके से शुरू हुआ। उसके बाद कुछ समय के बाद जब फ्रांस की क्रांति हुई और लुइस 16 को हटाने की बात हुई, तो लुइस 16 के बाद भारत एक फ्रांस के अंदर एक अच्छी चीज हुई। एक बंदा आता है जिनका नाम जैकोबिन, अब मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर नाम था। तो लुइस 16 की को डेथ जब हो जाती है, यानी उनको मार दिया जाता है, हैंग कर दिया जाता है 21 जनवरी 1793 में। तो इस समय एक अचानक से फ्रांस के अंदर नए तरीके का एक सिस्टम बनता है। 1793 से 1794 तक का काल को फ्रांस के इतिहास में आतंक का युद्ध कहा गया है। आतंक का युग इसलिए था ये, इस समय फ्रांस में जैकोबिन क्लब का शासन था। अब ये बंदा क्या करता था कि किसी के अगर कोई गलती से ये कहता था कि फ्रांस, मतलब अचानक से फ्रांस के खिलाफ कोई बात हो जाती थी और उनको पकड़ा जाता था और उनको कत्ल कर दिया जाता था। जैकोबिन क्लब के का नीति का नाम जो है मैक्स मिलन रॉबेस्पियर था, जो कि बहुत ही बड़ा था। और 21 सितंबर 1752 के अंदर फ्रांस में राजतंत्र का अंत हुआ और फ्रांस का एक गणतंत्र घोषित कर दिया गया। बोला कि अब गणतंत्र है, आजाद है। लेकिन ये आजाद नहीं था। गणतंत्र बनने के बाद भी फ्रांस में जैकोबिन का शासन हुआ और रॉबेस्पियर क्या करता था कि सरकार के हित, अगर सरकार के खिलाफ कोई बात कर रहा है, तो जैसे ही किसी ने ये कह दिया, रॉबेस्पियर जब पावर में आया तो गवर्नमेंट ने सब चर्चों को बंद कर दिया और उनको बार्च बना दिया, ऑफिस बना दिया, बोला चर्चों की जरूरत नहीं है। रॉबेस्पियर ने एक पॉलिसी इन्फोर्स की थी। रॉबेस्पियर ने अपनी नीतियां इतनी सख्ती से लागू की कि उसको उसके समर्थक भी अब जो है वो क्या थरथराने लगे। बोला कि यार ये तो भैया खतरनाक बंदा आ गया और ये तो हमें मार देगा।
और ये क्या करता था कि अगर कोई भी बंदा जो है किसी भी समय में ये लगा कि यार ये जो है खतरनाक है, तो उसको दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसको गिलोटिन कर दिया जाता था, यानी सर से अलग कर दिया जाता था, सर ही काट दिया जाता था। जैकोबिन सरकार का पतन के बाद फ्रांस के मध्य वर्गों के लोगों के अंदर ये जो है मिडिल क्लास आ गई, क्योंकि जैकोबिन की एक आतंक का वो जो माहौल बना, वो फ्रांस के लोग सह नहीं पाए। नेपोलियन के बारे में आपने सुना होगा, एक बहुत ही बड़ा नाम रहा है, और इतिहास के अंदर इस बंदे का नाम बहुत ही लंबा लिया गया है। इस बंदे को बढ़ाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि नेपोलियन जो है, ये पहले पहले बहुत अच्छा काम करेंगे, लोगों को बताएंगे कि यार देखो ऐसे होगा, ये होगा, वो होगा। इस बंदे ने काम बहुत अच्छा किया है, रोड बनाए, बिजनेस बनाई, एम्प्लॉयमेंट दी, लेकिन एक चीज नहीं दी, इसने एक अधिकार लोगों को नहीं दिया था, कि लोगों के पास जो है राजनीतिक अधिकार नहीं था। फ्रांस के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये रूल जो है, हर दिन वहां पे एक रूल बनाया गया कि डायरेक्टरी रूल रखेंगे, 5 आदमी होंगे, फिर वो रूल करेंगे, फिर वो भी नहीं चला तो नेपोलियन जो है डिक्टेटर बना, और फर्स्ट काउंसिल जो है फ्रांस की 1804 में हुई, और वो अपने आप को घोषित करता है कि मैं अब यहाँ का रूलर हूँ। अब शासन घोषित होने के बाद नेपोलियन का जन्म देखिए कैसे, अब ये तो 1769 की बात है। एक सागर है, उसके राम सागर के जो है इर्द गिर्द जो है कैपिटल ऑफ कोर्सिका आइलैंड में हुआ, और ही वॉज अ लॉर्ड ऑफ अनसस्टेनेबल टैलेंट, बहुत ज्यादा उसके अंदर जो है प्रतिभाशाली जो आदमी होते वैसा था, पढ़ा लिखा भी था, और मिलिट्री स्कूल ऑफ पेरिस से पढ़ा था, तो बहुत सारी जंगें जीत भी चुका था। तो उसकी सोच जो थी ना, उसने ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया और काफी सारे जो विद्रोह हुए, और उन विरोध विजयों में हासिल भी किया था, उसको एक्सपीरियंस भी था। तो जब वो आया तो उसने सीधा ही जो है अपनी तरीके से पूरी तरीके से अपने आप को सम्राट ही घोषित कर दिया। बोला कि भाई आओ देखो किस तरीके से रूल किया जाता है। पहले पहले लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। क्रांतिकारी सबसे पहले जो उस समय क्रांतिकारी सरकार के द्वारा फ्रांस में महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकारी विद्यालय खोले गए, बड़ा अच्छा स्कूल बनाया, सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा जो है वो इम्पोर्टेंट कंपलसरी कर दी गई, अच्छा काम किया। पिता की मर्जी के खिलाफ शादी के लिए जो है फादर कुड नॉट फोर्स, किसी भी लड़की को फोर्स नहीं किया कि तुम यहाँ पे शादी करो। एक लड़की को मौका मिलता था कि वो खुद अपनी मर्जी से शादी करे। शादी के ऊपर वॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्ट को रजिस्टर कर दिया गया, सिविल लॉ बना दिया गया। इस कानून में तलाक की कानूनी रूप से जो है जगह दे दी गई। अच्छे अच्छे काम हुए। इस कानून में के अनुसार महिलाएं आप व्यवस्थित जो है पूरी तरीके से एक वुमेन जो है वोकेशनल ट्रेनिंग ले सकती है, ताकि वो पूरी तरीके से अपनी इंडिपेंडेंट हो पाए, ताकि वो छोटे मोटे व्यवस्था चला सके, अपना काम से तो इंडिपेंडेंट, एक अच्छा अच्छा सा काम कर रहा है वो बंदा। और उसके बाद अचानक से इस बंदे के अंदर एक प्रॉब्लम हो जाती है, कहता है कि भाई मैं आपको नहीं देता वो जो आप लोग मुझसे मांगते। बोला क्या? बोला वोट वोट वगैरह नहीं होता है। 1804 से लेके 1815 तक ये बंदा जो है यहाँ पे कानून लागू करेगा, जिसको हम कोड ऑफ कंडक्ट कहेंगे। ये सारे राइट्स देगा, अधिकार तो देगा। और उसके बाद 1815 के अंदर इस बंदे को स्पेनिश वॉर में जो है हार हो जाती है, स्पेनिश में हार जाता है, बैटल ऑफ वाटरलू होता है, और नेपोलियन वहां हार जाता है। लेकिन कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि समय बड़ा अच्छा बिताया इसने, बहुत ही अच्छा समय जहां पे लोगों को इसने बताया। और उसके बाद फिर से एक बार जो फ्रांस है वो मैटरनिक के अंडर आ जाएगा, और यहाँ पे फिर से फ्रांस के ऊपर जो है घोषित कर दिया जाएगा कि हम फिर से यहाँ पे एक नई तरीके से जो है राजतंत्र चलाने की कोशिश करेंगे। अब फिर से जो है काम शुरू चलेगा, लुइस फिर से आएंगे। अब लुइस 16 के बाद 17 तो नहीं आएंगे, अब फिलिप्स आएंगे, फिर उनके बाद जो है अलग अलग रूलर्स आना शुरू होंगे, और तब जाके कहीं पे 1813 टू 1848 आपको एक फिर से क्रांति देखने को मिलेगी, और फिर जाके आप लोगों को लगेगा कि फ्रांस जो है बहुत लेट तक जो है फिर आजाद हुआ। तो इस तरीके से फ्रांस की आजादी शुरू होती है, और किस तरीके के प्रभाव डालती है। यूपीएससी पहले भी पूछ चुका है कि बताइए कि फ्रांस की क्रांति के क्या प्रभाव पड़े पूरे देश विश्व के ऊपर। तो आप ये कह सकते हो कि यही वो था जिसने राष्ट्रवाद, जिसने पहली बार झंडे बनाना, गाना गाने के तौर पे ये सारी चीजें दिखाई, और लोगों के अंदर जो किसान वर्ग के लोग थे उनको जागरूक किया कि ये सारी चीजें करनी होती। सो थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए।
थैंक यू सो मच इतना समय देने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। इस पूरी क्लास की पीडीएफ पाने के लिए आप यूपीएससी मेंटर का ग्रुप जॉइन कर सकते हैं। बेटा मैंने उतनी ही चीज़ें पढ़ाई जितनी यूपीएससी को ज़रूरत है। अननेसेसरीली प्लीज़ नहीं पढ़िएगा। दिस इज़ सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट आई से। लाइक इट इज़ सफिशिएंट, यू विल रिमेंबर ऑल दिस। तो थैंक यू सो मच, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय। फिर से मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।